नमस्कार बच्चों। तो बच्चों अपनी बात चल रही थी कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी की बात कर रहे थे। अपना एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था जिसमें बात की थी अपनों ने सेल थ्योरी की कि सेल थ्योरी मतलब कि मैथियस लाइडेन और शवान ने मिलकर दिया था और बताया कि सभी जंतु और एनिमल्स कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके सेल सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो उसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उस साइंटिस्ट ने बताया था कि पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, और उसने बोला था इसके लिए ओमनी सेलुला ई सेलुला। यहाँ तक अपनी बातें कंप्लीट हो गई थी जो अपनों ने पहले लेक्चर में देख लिया था। आज अपना साइटोलॉजी का दूसरा लेक्चर है जिसमें अपने बात करेंगे कोशिका का अवलोकन, यानी कि जो सेल है बोले तो कोशिका वो दो प्रकार की अपने पास, एक तो प्रोकैरियोटिक है बच्चों, दूसरी है यूकैरियोटिक। ध्यान दें, यूकैरियोट में अपने पास प्लांट सेल भी है और जंतु कोशिका भी है, ठीक है ना। जंतु कोशिका भी है और पादप कोशिका भी है, एक होती है प्रोकैरियोटिक। अब मैं आपके सामने एक कोशिका बना रहा हूं जो अपने पास यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा बच्चों ये अपने पास एक यूकैरियोटिक कोशिका है। तो आप कहोगे बच्चों कि यूकैरियोटिक कोशिका कैसे है, आपको कैसे पता चला? अभी आगे बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने आपके सामने लेयर बनाई है इसे कहते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हो? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। एक बात ध्यान दे बच्चों कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये लिविंग है। क्या है? लिविंग है, ठीक है। और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में सिमिलर होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, यानी कि आज अपने पास यूकैरियोटिक सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम है, दोनों की दोनों लिपिड की बाइलेयर है। अब ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, फ्लूइड, सेमी फ्लूइड लिक्विड। ये अपने पास क्या है बच्चों? ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया अपने पास साइटोप्लाज्म। बोले तो कोशिका द्रव्य, इतनी तो बच्चों आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए कि कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य, इसका जो नेचर है वो कैसा है? सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, बोले तो अर्धतरलीय है। क्या है बच्चों? अर्धतरलीय है, सेमी फ्लूइड नेचर है। और कोशिका द्रव्य में क्या होती है? सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कोशिकांग होते हैं। और ये कैसे हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग है। मैंने कहा ये क्या है बच्चों? कोशिकांग है। लाइक कोशिकांग कौन से? जैसे अपने बोलते हैं कि गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो कोशिकांग है। देखो कोशिकांग अपने पास यूकैरियोट में भी है, और एक कोशिकांग जो झिल्ली रहित है उसे राइबोसोम कहते हैं, वो प्रोकैरियोट में है। ध्यान दें, मैंने कहा राइबोसोम एकमात्र कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेल यूकैरियोट है या फिर प्रोकैरियोट है, यानी कि जो राइबोसोम है वो तो यूनिवर्सल कोशिकांग हो गया है, यानी कि सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका द्रव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है, सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया। ये कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। अगर ये प्लांट सेल है तो कोशिका झिल्ली के बाहर एक लेयर और होगी, उसे आप कोशिका भित्ति कहोगे। अगर ये पादप कोशिका है तो फिर इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। या फिर मैं कहूं कि एक तो ये क्या बना सकती है? जंतु कोशिका हो सकती है इसमें, ठीक है। और क्या हो सकती है? पादप कोशिका भी एक प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका है। इस बात को ध्यान दें। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की है ये कौन सी हो जाएगी? जंतु कोशिका, क्योंकि मैंने सेल वॉल नहीं दिखाया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, जबकि कोशिका भित्ति बोले तो सेल वॉल
डेड होती है। ठीक है बच्चों, ये कोशिका की बात हो गई। आगे चलिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो मैंने कहा अपने कुछ कोशिकाओं के साइज की बात करेंगे, बोले तो आकार की बात करेंगे। ठीक है, अभी एनसीईआरटी ने कुछ साइज के बारे में बताया है, जैसे कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, और साइज भी दिए हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, सबसे पहले अपने पास है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जनरली अपने बोल देते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर है बच्चों। क्या है? माइक्रोमीटर है। 2 नंबर मैंने कहा कोई बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, इसका साइज दिया गया है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से एक साइज और दिया गया है वायरस, है ना। वायरस का साइज दिया गया है 0.2 से लेकर 0.02 माइक्रोमीटर तक। और आरबीसी का व्यास दिया गया है, आरबीसी, है ना, रेड ब्लड कार्पसेल्स, है ना, इसका व्यास दिया गया है। क्या दिया है? व्यास। डायामीटर समझते हो ना, वो दिया गया है 7.0 माइक्रोमीटर है। यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पर देखो मैचिंग द कॉलम बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही उठा के देंगे, बोलेंगे कि मैच कीजिएगा। तो अपने पास माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग सेल है। आप कहोगे सर कि वायरस में साइज देखो कितना दिया आपने, 0.2 से 0.02 है। ठीक है, सॉरी बच्चों, उल्टा हो गया थोड़ा सा। अपने इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर ऐसे होगा, है ना, क्योंकि क्रम है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो मैं नोट लगा के कुछ लिख रहा हूं, उसको देखिएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका, ठीक है, मैंने जीवित बोला है, जीवित कोशिका अपने पास माइकोप्लाज्मा है। बोले तो अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा नहीं है तो आंसर जाएगा PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आंसर जाएगा। वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि ना तो ये जीवित है ना ये मृत है, ये तो बेचारा बीच का है। इसलिए मैंने कहा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, है ना, सबसे बड़ी कोशिका, है ना। अब बात तो फिक्स हो गई है कि जीवित तो होगी ही। शत्रुमुर्ग का अंडा है, शत्रुमुर्ग का अंडा, वो सेल बड़ी, सबसे बड़ी सेल है। सबसे लंबी सेल की बात करें तो सबसे बड़ी लंबी कोशिका, इसकी बात करते हैं तो न्यूरॉन है। कौन है बच्चों? न्यूरॉन। बोले तो तंत्रिका कोशिका, दोनों याद करना है इसमें, तंत्रिका कोशिका, वहां पर न्यूरॉन भी लिखा हुआ आ सकता है। इसलिए मैंने बोला है कि बच्चों सबसे जो बड़ी कोशिका है वो शत्रुमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी कोशिका अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी, सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। ये तो अपने पास साइज की बात रही। अब मैं बात करूंगा शेप, बोले तो आकृति की बात करेंगे कि कोशिकाओं की आकृति क्या क्या है। कुछ आकृति दी गई है, शेप, साइज और शेप में डिफरेंस होता है बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना है। जैसे मैं सबसे पहले कहता हूं कि अपने पास आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी की आकृति कैसी है? मैंने कहा ये तो दी अवतलाकार है, दी अवतलाकार, या फिर इसी को कह सकते हो आप बाइकॉनकेव, ठीक है। 2 नंबर मैंने कहा पर्णमध्योतक सेल, मध्योतक कोशिका है, वो कैसी है? वो मैंने कहा अंडाकार है, ठीक है। या फिर अपने बोल सकते हो कि ये तो गोलाकार भी है, राउंड शेप्ड है, ठीक है। 3 नंबर मैंने कहा ट्रैकिड्स, ये कैसी है? ट्रैकिड्स है, उसकी जो शेप आकृति है वो दीर्घीकृत है, वो क्या है बच्चों? दीर्घीकृत है, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका की आकृति कैसी है?
तंत्रिका कोशिका की आकृति लंबी और ब्रांच्ड है, शाखित है। एक तो लंबी तो है ही, आपको बता ही दिया, और क्या है ये बच्चों शाखित है। ठीक है, 5 नंबर मैंने कहा WBC कैसी है, WBC है ना व्हाइट ब्लड सेल्स, ये अमीबीय आकृति की है, अमीबीय आकृति की है, अमीबीय आकृति की है। ठीक है, अमीबोइडल है। और अपने बोल सकते हैं इसी प्रकार से कोल्यूमिनर कैसी है, कोल्यूमिनर स्तंभाकार कोशिका, स्तंभाकार सेल्स, इसकी शेप कैसी है, इसकी ये तो पतली है, क्या है बच्चों ये तो पतली है प्लस लंबी है, पतली और लंबी है। ध्यान दे तंत्रिका कोशिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंबी और शाखित है। इसमें देखो मैचिंग द कॉलम भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना है कि ये कोशिकाओं की आकार और आकृति कैसी है। आकृति की जब मैं लेकर बात करता हूं तो हमारे पास RBC पर्ण मध्योतक कोशिका, ट्रैकिड्स तंत्रिका कोशिका, WBC और स्तंभाकार सेल्स, जिसे इंग्लिश में कोल्यूमिनर सेल्स कहते हैं, जो थिन के साथ साथ थोड़ी लॉन्ग है। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कोशिका का सार्वत्रिक गुण है। ठीक है, सार्वत्रिक गुण बताना है। आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। पहला मैंने कहा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हो इंग्लिश में। 2 नंबर मैंने कहा कि केंद्रक, और 3 नंबर मैंने कहा कोशिका झिल्ली, झिल्ली बोल सकते हो। 4 नंबर मैंने कहा अपने ले सकते हैं बच्चों, अपने कोई माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो, है ना, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि कोशिका का सार्वत्रिक गुण कौन सा है, तो ऑप्शन जाएगा बच्चों इसमें कोशिका झिल्ली। अब आप कहोगे कोशिका झिल्ली क्यों है, बाकी क्यों नहीं हुई। देखो कोशिका भित्ति सभी में नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जंतुओं में नहीं होती है, प्लांट और फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया में भी है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं है, यानी कि मैक्सिमम बैक्टीरिया के पास कोशिका भित्ति है। केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं है, परंतु कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और लिपिड की बाइलेयर है, ये बात बताया था। या फिर आप कह सकते हो कि 3 नंबर ऑप्शन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लिक एसिड, और आप क्या कह सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी यूनिवर्सल फीचर हो सकता है। न्यूक्लिक अम्ल भी कोशिकाओं का सार्वत्रिक गुण हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, एक नोट लगा के लिखते हैं। समझने वाली बात है बच्चों कि मेरे पास एक पादप कोशिका है। क्या है, पादप कोशिका है, और पादप कोशिका है तो उसके पास सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। जैसे कि ये मैंने पादप कोशिका बनाई, ठीक है, एक ये रही और एक ये रही। इस प्रकार से अपने पास 2 सेल है, एक सेल है 2 लेयर है। ये बाहर वाली को बोलते हो कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और जो अंदर व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है इसे आप बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके पास पादप कोशिका की सिचुएशन है। अब आपने क्या किया कि जो सेल वॉल है इसको, कोशिका भित्ति को रिमूव कर दिया। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बोले तो सेल वॉल को क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब सेल वॉल जो हट गई है, यानी कि अब अपने पास जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से सेल है, और इसे को आपने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली। तो ये सिचुएशन थी अपने पास पहले, और बाद में हो गई ये, यानी कि इस सेल में सेल वॉल नहीं है, पहले थी। तो अब इसे आप क्या बोलोगे, तो इस सिचुएशन को क्या बोलोगे, इसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हो, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक पादप कोशिका है, उसकी कोशिका भित्ति को आपने हटा दिया है, जो पीछे बचा उसे क्या कहते हो, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई होगी, मैं आशा करता हूं ऐसा। ठीक है, तो आगे चलिएगा। अब देखो कोशिका है, और कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं। वो कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त हो सकते हैं,
द्विझिल्ली युक्त हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कोई झिल्ली ना हो, जैसे मैंने आपको बताया राइबोसोम जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब अपने देख रहे हैं कि कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं है, तो मैं लिखता हूं हेडिंग कोशिकांग। ठीक है बच्चों, कोशिकांग की बात करते हैं। कोशिकांग, और कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कोशिकांग लिखा है, और कोशिकांग को मैंने बांट दिया 3 कैटेगरी में। एक तो वो जो एकल झिल्ली युक्त है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, कोशिकांग। दूसरा मैंने कहा द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग, और तीसरा मैंने लिखा झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। इन तीनों की बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान रखें द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में। इसमें अपने पास 3 प्रकार के कोशिकांग है ना। एक तो मैंने कहा अपने पास केंद्रक है जो द्विझिल्ली युक्त है। दूसरा मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी क्या है बच्चों? द्विझिल्ली युक्त है। और तीसरा मैंने कहा लवक, बोले तो प्लास्टिड, है ना। ये तीनों की तीनों क्या है? द्विझिल्ली युक्त है। अब देखो झिल्ली रहित कौन कौन से हैं। झिल्ली रहित आपको ध्यान देना है, RCN ऐसे याद करना है। R का मतलब है यहां पर राइबोसोम, R का मतलब है राइबोसोम। ठीक है, C का मतलब हो जाएगा सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा बच्चों? सेंट्रियोल। ठीक है, इसको बोलते हैं तारक केंद्र, तारक केंद्र। ठीक है, तारक केंद्र ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, यानी कि सेंट्रियोल है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, ना कि पादप कोशिका में। N का मतलब है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, इसको क्या बोलते हो? केंद्रिका। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। RCN राइबोसोम तो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो, सब में मिलेगा। सेंट्रियोल ओनली इसमें मिलेगा जंतु कोशिका में। केंद्रिका अपने पास तो सब में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो बच गए हैं वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। जैसे मैंने कहा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GB गोल्जी बॉडी। ठीक है, और कौन हो सकता है? वेसिकल्स, पुट्टिकाएं। और कौन हो सकता है? लयनकाय, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं ना, लाइसोसोम, वो है ये। और क्या हो सकता है? रसधानी, वैक्यूल भी इसी में आएगी। और क्या हो सकता है? आप लिख सकते हो फ्लैजिला, फ्लैजिला आपको बता दिया है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और कौन हो सकता है? सीलिया, सीलिया हो सकता है। और कौन हो सकता है? प्रोक्जिसोम, प्रोक्जिसोम हो सकता है। ये अपने पास एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग में अपने पास केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और लवक है। ठीक है, और झिल्ली रहित कोशिकांग में अपने पास क्या है बच्चों? RCN, बोले तो राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने चैप्टर की बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो अपनों ने क्या देख लिया? अपनों सेल का ओवरव्यू की बात की है, जिसमें अपनों देखा कि कुछ कोशिकाएं छोटी है, कुछ बड़ी है और कुछ लंबी है, कुछ के आकार की बात की है। ठीक है, कुछ के आकार की बात की है। अब अपने अच्छे से देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और उसके बाद में जानेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगाता हूं अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। हेडिंग है बच्चों अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है? देखो सारे के सारे जो अपने पास जो सारे के सारे बैक्टीरिया है वो किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे। चाहे मैं जीवाणु बोलूं चाहे मैं प्रोकैरियोटिक सेल बोलूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें अपने पास आएंगे, एक तो आएगा बैक्टीरिया। कौन आ जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु,
ठीक है, वो भी अपने पास इसका एग्जाम्पल है। और कौन हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु है ना। दूसरा नाम है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका दूसरा नाम है। और कौन आ जाएगा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसका दूसरा नाम पीपीएलओ है। मोटे मोटे तौर पर इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में क्लियर बोला था कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है और इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती है, कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। ये अपने पास प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है। मैं आगे चलकर बोलूंगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कभी माइकोप्लाज्मा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बच्चों मास्टर प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, जिनके पास कोशिकांग के नाम पर केवल और केवल राइबोसोम होता है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है, कोशिकांगों में देखते हैं। तो और देखो इनके फीचर, ये क्या होती है? साइज में छोटी कोशिकाएं होती हैं। दे आर स्मॉलेस्ट सेल बट मल्टीप्लाई मोर रैपिड देन यूकैरियोटिक सेल। तो मैं लिखता हूं बच्चों हिंदी में कि ये कौन? प्रोकैरियोटिक सेल, ये आकार में छोटी होती है, आकार में स्मॉलेस्ट छोटी होती है। कंपैरिजन कर रहा हूं यूकैरियोटिक की तुलना में, ठीक है, छोटी होती है। ये तेजी से मल्टीप्लाई बोले तो गुणित होती है, गुणित होती है यूकैरियोटिक की तुलना में। यहां लिख देता हूं मैं यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की तुलना में ये क्या होती है? आकार में छोटी होती है और तेजी से डिवाइड भी हो जाती है। गुणित का मतलब है 1 का 2, 2 से 4, 4 से 8, इसको बोलते हैं गुणित होना, मल्टीप्लाई है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हो गई अपने पास, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में अपने पास क्या होता है? एनसीईआरटी ने बताया है कि जो बैक्टीरिया है वो शेप के आधार पर 4 प्रकार का है। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। बैक्टीरिया शेप बोले तो आकृति, शेप के आधार पर 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का है। जिसमें देखिएगा पहला, मैंने कहा बच्चों अगर अपने पास बैक्टीरिया है वो रोड शेप है। क्या बोला? रोड शेप। रोड बोले तो मैं कहूँगा छड़ाकार, पहली शेप है छड़ाकार। अगर बैक्टीरिया कैसा है, चलो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं। 4 प्रकार का है, सुनिएगा कैसा। अगर मेरे पास जो बैक्टीरिया है वो क्या है? छड़ाकार है, छड़ाकार है, तो उसे मैं कहता हूं बेसिलस बैक्टीरिया। वो क्या कहता हूं? बेसिलस बैक्टीरिया। बेसिलस जीवाणु है, उसकी आकृति कैसी होगी? अगर बैक्टीरिया की जो आकृति है वो छड़ाकार है तो वो बेसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है, छड़ाकार। इस प्रकार से अपने पास इस प्रकार से होता है। दूसरा मैंने कहा कि ये कोमाकार हो सकता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से हो तो क्या बोलोगे? कोमाकार। कोमाकार है तो उसे आप क्या बोलोगे? विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो कहेंगे, ठीक है। अगर ये स्पाइरल है, स्पाइरल समझते होगा, स्पाइरल इस प्रकार से आकृति हो, ये इसमें फ्लैजिला है तो ये गति में हेल्प करती है। अगर ये स्पाइरल है, ठीक है, सर्पिलाकार, अगर ये क्या इस प्रकार से रिबन शेप है, स्पाइरल है, स्पाइरल, स्पाइरल है, तो मैं कहूंगा कि ये बैक्टीरिया को क्या बोलोगे? इसको बोलते हो स्पाइरिलियम बैक्टीरिया, स्पाइरिलियम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। अगर अपने पास कोमाकार हो गया है, छड़ाकार हो गया है बैक्टीरिया अपने पास, एक स्पाइरल हो गया है, एक दंडाकार, ठीक है। छड़ाकार दंडाकार बच्चों बात एक ही है, ठीक है। तो अब देखो कोमाकार, अगर इस प्रकार से आपके पास गोलाकार है, क्या है? गोलाकार है, तो अपने पास उसे क्या बोलोगे? कोकस, कोकस बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, एक तो छड़ाकार है, एक गोलाकार है।
एक कोमाकार है, एक स्पाइरल है। स्पाइरल के पास ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप फ्लैजिला कहते हो। क्या कहते हो? फ्लैजिला। और फ्लैजिला आगे चलकर बताऊंगा कि ये गति में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, तो आज अपनों ने प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट कर दिया है और आपको बहुत सारी मैंने बेसिक बातें बता दी है। ठीक है बच्चों, तो बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मात्र इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।